नमस्कार बच्चों, वंदे मातरम, सत श्री अकाल। माता कृष्णावंती महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर बीए प्रथम वर्ष के भूगोल विषय की कक्षा लेकर के आपके सामने हाजिर हैं। आपने पीछे भूगोल विषय के बारे में सामान्य जानकारियां प्राप्त की, जिसमें हमने विश्व का मानचित्र बनाया और उसको पढ़ा और अलग अलग महाद्वीपों को कुछ सामान्य जानकारियां प्राप्त की। अब पूर्ण विश्व मानचित्र में कुछ सामान्य जानकारियां जो हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो उससे पहले अपने को विश्व का मानचित्र बनाना है। तो आज अपने मानचित्र बनाने से पहले हम कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा बनाएंगे और उन्हीं के आधार पर हम विश्व का मानचित्र बनाएंगे। तो आप सभी मेरे साथ जिस तरह से मैंने ये डिब्बा बना रखा है उसी हिसाब से आप लोग भी बनाइएगा और साथ साथ में मानचित्र बनाने का अभ्यास करेंगे। तो आप लोग मेरे साथ में इस तरह से शुरू हो जाइए, ठीक है ना। इस प्रकार से बिल्कुल इस तरह से एकदम ढीले हाथ से आपको मानचित्र बनाना है और इस प्रकार से बिल्कुल ढीले हाथ से आपको मैप मानचित्र बनाना है। ठीक है, इस तरह से ये वाला कौन सा महाद्वीप बना है? शाबाश, दक्षिणी अमेरिका। इस प्रकार से आपको मानचित्र बनाना है और बिना किसी घबराहट के ये अपना उत्तरी अमेरिका महाद्वीप बन गया। ठीक है, अब अपने यहाँ बनाएंगे अफ्रीका महाद्वीप। बिल्कुल बहुत ही सुंदर तरीके से बनाना है आपको, इस तरह से। थोड़ी सी जगह कम रही है तो अपने बढ़ा लेंगे आगे, इसको कोई वो बात नहीं, जिसके कारण इसमें समस्या आ जाती है। इस प्रकार से बनाइएगा। इस प्रकार से, शाबाश। ये अपने भारत वाला पोर्शन आ गया, ये इंडोनेशिया, का भाग आ गया और आगे यहाँ एक बार अपने थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे इसको। इस प्रकार से ये यूरोप महाद्वीप शुरू हो रहा है, नॉर्वे, फिनलैंड ये आ गया। यहाँ से यूराल पर्वत और आर्कटिक महासागर वाला हिस्सा जो भी है वो आएगा। ये मान लो।
है ना। इस लाइन को अपने हटा देते हैं। थोड़ा सा बड़ा हो रहा है मानचित्र, कोई बात नहीं, छोटा बड़ा हो सकता है। ये भी अपने यूं कर देते हैं। ये फिलीपींस द्वीप समूह है, ये जापान है, जिसके बारे में आपको पहले नहीं बताया गया है, वो अभी बताएंगे आपको। ये मेडागास्कर है, जिसके बारे में पहले बताया था। ये क्यूबा है, जिसके बारे में अपने पहले बताया था। और यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड, और ये आपका ब्रिटेन, और यहाँ पर अब अपने ऑस्ट्रेलिया बनाएंगे। दो तीन दिनों में आपका हाथ बिल्कुल एकदम सेट हो जाएगा विश्व का मानचित्र बनाने में। तो आप लोगों को बार बार अभ्यास करना है, ताकि आपको कोई भी प्रकार की समस्या ना हो। इस प्रकार से ये आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप बन गया, और ये आपका न्यूजीलैंड बन गया। अब इस विश्व मानचित्र में एक महाद्वीप रहा है जो बिल्कुल दक्षिण में है, वो महाद्वीप ये है। आपने देखा होगा ऐसा, इस प्रकार से अंटार्कटिक महाद्वीप। कौन सा? अंटार्कटिक महाद्वीप, ये वाला। ये अपना विश्व का मानचित्र बना। यहाँ आपने लिख देंगे संसार, ठीक है। ऊपर की दिशा जो होती है वो हमेशा उत्तर होती हैं। तो अपने जैसे विश्व का पहले अपने जैसे ये बनाया था, तो यहाँ से ये यूराल पर्वत इसको अलग करता है, और इस प्रकार से ये पूरा भाग अलग हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ एक नहर थी, आपको बताया ही था। तो ये एशिया, यूरोप, एशिया और यूरोप दोनों महाद्वीपों को इकट्ठा यूरेशिया के नाम से जानते हैं। दोनों महाद्वीपों को इकट्ठा किस नाम से जानते हैं? यूरेशिया। ये ध्यान रखना, यूरेशिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया है ना ये, और ये न्यूजीलैंड। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को इकट्ठा दोनों को ओसेनिया कहते हैं, ओसेनिया महाद्वीप। ये ध्यान रखना। यूरोप और एशिया को इकट्ठा यूरेशिया कहते हैं, और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को ओसेनिया कहते हैं। ये ध्यान रखना। ये है जापान। जापान को सूर्य उदय का देश कहते हैं, भूकंपों का देश कहते हैं, द्वीपों का देश कहते हैं। ये ध्यान रखना। ये भूकंपों का राष्ट्र है,
द्वीपों का राष्ट्र है, अलग अलग द्वीपों में बंटा हुआ है, छोटे छोटे ये 4 द्वीप इसके प्रमुख हैं। और इसको भूकंप यहाँ सबसे ज़्यादा आते हैं क्योंकि यहाँ पर रिंग ऑफ फायर अपने यहाँ प्रशांत महासागर के अंदर है, जहाँ सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी फूटते हैं। ज्वालामुखी फूटने का कारण ये है कि ऊपर जल है और भूमि के अंदर जब जल का दबाव पड़ता है तो दरारें फटती हैं, नीचे से गर्मी है। प्रति 32 मीटर की गहराई में जाने पर 1 डिग्री तापमान बढ़ जाता है। 32 मीटर की गहराई में जाने के बाद में तापमान कितना बढ़ जाता है? 1 डिग्री। तो जिस कारण से नीचे अत्यधिक तापमान होने के कारण भूमि में ऊपर जो यहाँ जल है, इस जल के अंदर नीचे जो धरातल है, उस धरातल में दरारें पड़ती हैं, दरारों के अंदर पानी जाता है, पानी से वाष्प बनती हैं और फिर ज्वालामुखी फूटती हैं। इसलिए यहाँ अत्यधिक सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी आता है। ये अपना जावा, सुमात्रा और बाली द्वीप समूह है, ये फिलीपींस द्वीप समूह है। अब अपने इन महाद्वीपों में कुछ बातें विशेष हैं, उनके बारे में अपने अध्ययन करते हैं। 2 प्रकार के घास के मैदान पाए जाते हैं विश्व के अंदर। एक शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है और एक उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। तो पहले अपने शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर एक शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान पाया जाता है जिसका नाम है स्टेपी। क्या नाम है? स्टेपीज। क्या नाम है? स्टेपीज। क्या नाम है उसका? स्टेपीज। ठीक है, स्टेपी। बहुत बार ये प्रश्न पूछते हैं कि स्टेपी जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है वो किस महाद्वीप में पाया जाता है? बताओ। ये यूरोप और एशिया दोनों में है, तो कौन सा महाद्वीप है? शाबाश, यूरेशिया। यूरेशिया महाद्वीप में पाया जाता है, ये ध्यान रखना। इसका बहुत बड़ा हिस्सा एशिया में है और थोड़ा सा भाग इसका यूरोप में है, लेकिन ये इकट्ठा है, इसलिए इसको शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान स्टेपी को यूरेशिया महाद्वीप में बोलते हैं। एक घास का मैदान यहाँ पाया जाता है। ये कौन सा महाद्वीप है? विश्व का तीसरा बड़ा महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका। कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों के जो 49वीं समानांतर रेखा अलग अलग करती हैं, वहां पर ये घास का मैदान पाया जाता है। इसका नाम है प्रेरी। प्रेरी। एक यहां अर्जेंटीना में घास का मैदान पाया जाता है, इस जगह पर। इसका नाम है पंपास। एक यहाँ अफ्रीका महाद्वीप के अंदर दक्षिणी भाग में घास का मैदान पाया जाता है जिसको कहते हैं वेल्ड। ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है, ये ध्यान रखना। ऑस्ट्रेलिया में यहाँ घास का मैदान पाया जाता है मरे और डार्लिंग नदियों के क्षेत्र में, जिसको कहते हैं डाउन्स। और न्यूजीलैंड के अंदर घास का मैदान पाया जाता है जिसको कहते हैं कैटरबरी। ठीक है, तो ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं। अब अपने कुछ उष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों की बात करते हैं। अपने केन्या और तंजानिया के इस भाग के अंदर, यहाँ पूर्वी भाग में इस जगह पर एक घास का मैदान पाया जाता है जिसको कहते हैं सवाना घास का मैदान। क्या कहते हैं? सवाना घास का मैदान। सवाना। ठीक है, यहां पर कौन सा मरुस्थल है? विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा। शाबाश। ये ब्राजील है। ब्राजील के बारे में मैंने आपको एक बात बताई थी कि पूरे दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में ब्राजील एक ऐसा राष्ट्र है जिसकी सीमा सभी देशों के साथ में, सभी राष्ट्रों के साथ में लगती है, मात्र 2 को छोड़ करके, इक्वेडोर और चिली। उन 2 को छोड़ करके बाकी इस पूरे महाद्वीप में जितने भी राष्ट्र हैं उन सब के साथ में सीमा कौन बनाता है? ब्राजील। और ब्राजील के अंदर एक उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान पाया जाता है जिसका नाम है कंपोज। ठीक है क्या नाम है? कंपोज। वेनेजुएला और कोलंबिया में भी घास के मैदान पाए जाते हैं। यहाँ ऊपर, यहाँ वेनेजुएला और इस भाग के अंदर बोलीविया में,
कोलंबिया में और वेनेजुएला में एक घास का मैदान पाया जाता है जिसको कहते हैं लानोस। क्या कहते हैं? लानोस। ये ध्यान रखना। तो ये तो हैं उष्णकटिबंधीय घास के मैदान और ये हैं शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। अब आपने देखा होगा मैंने यहाँ ये 3 रेखाएं लगा रखी हैं। आपको एक दिन आगे भी मैंने बताया था, इस रेखा का नाम है कर्क रेखा। क्या नाम है? कर्क रेखा या 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। इस रेखा का नाम है 0 डिग्री अक्षांश रेखा या भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। ठीक है, इस रेखा का नाम है मकर रेखा या 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। ये बताई थी ना आपको जी। अब है क्या कि पृथ्वी के ऊपर जो अपने दिन रात छोटे बड़े होते हैं उनके बारे में अभी चर्चा करेंगे जस्ट इसके बाद में। सूर्य की जो सीधी किरणें पड़ती हैं वो प्राय इस भाग के अंदर रहती हैं, इस भाग के अंदर। इसको कहते हैं उष्ण कटिबंध। क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंध क्षेत्र। उसके बाद में 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश का जो ये भाग रह गया हमारे वाला, ये वाला जो मैं डैश डैश कर रहा हूं, इसको कहते हैं शीतोष्ण कटिबंध। क्या कहते हैं? शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध। इससे ऊपर उत्तरी ध्रुव तक ये वाला जो भाग रह गया, ये वाला, और इससे नीचे जो ये भाग रह गया अपने दक्षिणी ध्रुव तक, ये दक्षिणी ध्रुव आ गया, ये उत्तरी ध्रुव आ गया, ऊपर का भाग। इस भाग को शीत कटिबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? शीत कटिबंध, जो बर्फ से आच्छादित रहता है, शीत कटिबंध इस भाग को। तो होता क्या है कि वर्ष में एक बार सूर्य कर्क रेखा के ऊपर चमकता है, यहाँ पर एक बार वर्ष में। तब सूर्य की किरणें कर्क रेखा के ऊपर बिल्कुल सीधी गिरती है। वर्ष में 2 बार सूर्य भूमध्य रेखा के ऊपर सीधा चमकता है, जिसमें दिन रात बराबर होते हैं। जब कर्क रेखा के ऊपर होता है तो अपने यहाँ दिन बड़ा होता है, क्योंकि ये रहा भारत और कर्क रेखा इसके बीच में से निकलती है, तो अपने यहाँ दिन बड़े होते हैं और रात छोटी होती हैं। जब यहाँ भूमध्य रेखा के ऊपर सूर्य होता है तो पूरी पृथ्वी के ऊपर अपने दिन और रात बराबर होते हैं, 12-12 घंटे के। अब वर्ष में एक बार सूर्य मकर रेखा के ऊपर चमकता है, तब यहाँ दिन बड़े होते हैं और रात छोटी होती हैं। जब यहाँ दिन बड़े तो यहाँ रात बड़ी होंगी, जब यहाँ रात बड़ी होंगी तो यहाँ दिन बड़े होंगे। ये ध्यान रखना। तो अपने जब सर्दी का मौसम है, अब जैसे सर्दी का मौसम जो दिसंबर वाला महीना चल रहा है, इस महीनों में अपने यहाँ रात बहुत छोटी हैं लेकिन यहाँ दिन बहुत बड़े हैं। ये ध्यान रखना। अपने यहाँ रात बड़ी है, सॉरी उल्टा बोल गया मैं, अपने यहाँ रात बड़ी है, यहाँ दिन बड़े हैं। अपने दिन बहुत छोटे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर दिन बहुत बड़े हैं। ये ध्यान रखना। यहाँ गर्मी का मौसम है, अब ग्रीष्म ऋतु चल रही है यहाँ पर। ठीक है। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा के ऊपर होता है, इसलिए अपने जो उत्तरी भाग है इनमें सभी में उस दिन बहुत बड़ा होता है और सूर्य की किरणें बिल्कुल एकदम कर्क रेखा के ऊपर सीधी लंबवत गिरती हैं, सीधी गिरती हैं, जिसके कारण अपने यहाँ राजस्थान के अंदर बांसवाड़ा जिले में एक माता का मंदिर है, तुरताई माता का। उस माता का मंदिर की परछाई नहीं दिखती। अगर आप भी उस कर्क रेखा वाले क्षेत्र में हो तो भी आपको अपनी परछाई नहीं दिखेगी, क्योंकि सूर्य की किरणें बिल्कुल एकदम सीधी आपके ऊपर गिरती हैं, सिर के ऊपर। तो ये ध्यान रखना, ये काल्पनिक रेखाएं हैं। अगर वास्तव में आप उस क्षेत्र में जाकर के देखना चाहोगे तो वहां पर आपको इस प्रकार की कोई रेखा नहीं मिलेगी। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य भूमध्य रेखा के ऊपर होता है। बिल्कुल 3-3 महीने का अंतराल है इनमें,
सूर्य भूमध्य रेखा के ऊपर होता है, पूरे विश्व में दिन रात बराबर होते हैं 12-12 घंटे के। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा के ऊपर होता है, तब यहाँ दिन बड़ा होता है और अपने यहाँ रात बड़ी होती है, ये ध्यान रखना। तो अब मैं ये प्रश्न पूछ लूँ आपसे कि अपने सबसे लंबी रात किस दिन होगी? 22 दिसंबर को आने वाली है ना। उसके बाद में सूर्य वापस उत्तरायण होना शुरू हो जाता है और फिर कौन सी रेखा की ओर आएगा? पहले भूमध्य रेखा की ओर आएगा। कब? 21 मार्च को, और फिर 21 जून को। 21 जून को कोई और भी विशेष बात है, विश्व को देन है हमारी, विश्व गुरु कहते थे अपने भारत को, है ना। उस विश्व गुरु ने विश्व को योग सिखाया है और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी 21 जून को होता है, ये ध्यान रखना। 21 जून को अपने यहाँ इसको करक संक्रांति कहते हैं, इसको मकर संक्रांति कहते हैं, ठीक है ना। और ये अपने दिन रात बराबर होते हैं। ये अपने एक सामान्य जानकारी है जो अपने इसके बारे में बात कर रहे हैं। अब उसके बाद में जो ये भाग रह गया शीतोष्ण कटिबंध वाला, जो ये भाग रह गया, यहाँ पर सूर्य की किरणें तिरछी गिरती हैं। कुछ भाग इसका समशीतोष्ण में आता है, उसके बाद में शीतोष्ण कटिबंध पूर्ण रूप से शुरू होता है, उपोष्ण कटिबंध में आता है, जिसमें उष्ण की भी गतिविधियां हैं और शीतोष्ण की भी है। जैसे अपना जो राजस्थान है वो लगभग शीतोष्ण कटिबंध में है, सिर्फ बांसवाड़ा और डूंगरपुर का कुछ हिस्सा छोड़ करके, क्योंकि कर्क रेखा वहां से निकल जाती है, उसके बाद में शीतोष्ण कटिबंध शुरू हो जाता है। लेकिन तत्काल ही शीतोष्ण कटिबंध की स्थितियां नहीं होती, इसलिए उपोष्ण में आता है, वहां उष्ण और शीतोष्ण दोनों प्रकार की मिलती हैं, ये ध्यान रखना। तो उसके बाद में आप देखते हो कि लगभग 40-45 डिग्री के बाद में शीतोष्ण कटिबंध शुरू होता है, ठीक है ना, लगभग ये मान के चलो आप। तो उसके बाद में 40 डिग्री के आसपास अपने शीतोष्ण कटिबंध शुरू होता है, 35 से 40 कह सकते हैं, 45 कह सकते हैं, ठीक है ना। तो अलग अलग स्थितियां हैं। तो ध्रुवों के ऊपर जो दिन रात होते हैं वो 6-6 महीने के इसलिए होते हैं कि जब 21 जून को सूर्य यहाँ है कर्क रेखा के ऊपर, तो उसको आने में यहाँ वक्त लगेगा, तो यहाँ बिल्कुल ही एकदम तिरछी किरणें गिरती हैं, तो ध्रुवों के ऊपर रात ही रहती हैं, दिन का आभास ही नहीं होता। और जब सूर्य मकर रेखा के ऊपर हैं तो इन ध्रुवों के ऊपर सिर्फ आभास ही होता है, सूर्य की किरणें इधर नहीं जा पाती, गर्मी का मौसम नहीं आ पाता इधर, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इन पे ध्रुवों पर 6-6 महीने के दिन रात होते हैं। ग्रीनलैंड के बारे में चर्चा की थी अपने, ये ग्रीनलैंड है जिसके ऊपर डेनमार्क का अधिकार है और आता ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, ये ध्यान रखना। और यहाँ अलास्का क्षेत्र है जो यूएसए के अधिकार में, कनाडा की भूमि में है, ये ध्यान रखना। तो इस प्रकार से हमने कुछ महाद्वीपों के बारे में पहले चर्चा की थी और कुछ बातें अपनी अब रह गई थी जिनके बारे में अपने अभी अध्ययन किया है। ये विश्व का मानचित्र बच्चे आप लोग सब बनाना सीख लीजिए। जब तक आप विश्व का मानचित्र बनाना नहीं सीखोगे तब तक आप अपने आप को पूर्ण रूप से नहीं कह सकते कि हमें विश्व का मानचित्र बनाना आता है। अब इसमें लाल सागर और भूमध्य सागर, ये भूमध्य सागर है जो मैं रेड कलर से कर रहा हूँ। कुछ बातें जो मेरे ध्यान में आ रही हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी अपनी कक्षाएं वैसे शुरू होंगी तो मैं बिल्कुल आपको दोबारा सारी बातें बता दूंगा। यहाँ स्वेज नहर है जिसके कारण 6000 मील की दूरी कम हुई थी इस ब्रिटेन की, ये ब्रिटेन है, ये आयरलैंड और स्कॉटलैंड है। इसको पहले यूँ आना पड़ता था इधर एशिया में आने के लिए, है ना, ऐसे। अब इसने क्या है, यहाँ स्पेन की सहायता से, यहाँ स्पेन है, इसकी सहायता से यहाँ से घुसता है भूमध्य सागर में और यहाँ स्वेज नहर से होते हुए, लाल सागर से होते हुए और ये सीधा आ जाता है। तो 6000 मील की दूरी कम हो गई, ठीक है ना, बची। इस कारण से इस स्वेज नहर का निर्माण करवाया गया था। दुनिया की सबसे व्यस्त नहर है। यहाँ भी एक नहर है ना जिसका नाम है पनामा नहर, दुनिया की बड़ी नहर में शामिल है। और ये प्रशांत महासागर, उधर भी प्रशांत महासागर, ये अंध महासागर, ये हिंद महासागर, ये अंटार्कटिक महासागर या दक्षिणी ध्रुव महासागर, ये आर्कटिक महासागर या उत्तरी ध्रुव महासागर। तो ये 5 महासागर और 7 महाद्वीप जिनके बारे में अपने, जैसे ये इंडोनेशिया है, ये भारत आ गया, ये श्रीलंका आ गया, जावा, सुमात्रा, बाली, फिलीपींस द्वीप समूह है, जापान के द्वीप समूह है, न्यूजीलैंड, और ये सब इनके बारे में अपने बातें कर चुके हैं सामान्य। तो निरंतर आप लोग एटलस मंगवाइए घर पर और विश्व का मानचित्र मंगवाइए और उसमें से देख करके ये विश्व का मानचित्र बनाना सीखिए और निरंतर आप अभ्यास कीजिए, ठीक है। तो फिर अपने अभी अगली कक्षा के अंदर फिर अपने और बातें करेंगे। थैंक यू।